तो आज हम फिर सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने सीडीपी की क्लासेस को शुरू करते हैं। अगर आपका जुलाई में सीटेट है या फिर अगर आप यूपी टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो क्लासेस है वो आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके सीडीपी के पर्पज से और जो पेडागोजी आपकी पूछी जाती है उसके हिसाब से। तो अगर आप भी चाहते हो इस बार अपना सीटेट एंड यूपी टेट क्लियर करना तो आप इन सारे वीडियोस को जरूर फॉलो करिए। बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे जैसा कि डेली होता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपके 30 आउट ऑफ कितने स्कोर हो रहे हैं। इस हिसाब से आप ये भी जान सकते हो कि आपकी प्रिपरेशंस अभी कहाँ तक है एंड आपको कितना प्रिपेयर करना है। आपका इस बार में भी जुलाई में होने के चांसेस 100% बन रहे हैं। देखते हैं आगे नोटिफिकेशंस क्या कहती है। तो हम अपनी प्रिपरेशंस, अगर आपको कल जीतना है तो आपको आज से प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। अब यही बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये इजी क्वेश्चंस हैं बट स्टिल लोगों को नहीं पता होता। बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये होता है बाल विकास का सही क्रम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण, और मैं कहती हूँ कि प्याजे महोदय से प्लीज आप लोग क्वेश्चन करके जाइए क्योंकि प्याजे महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये या तो सिचुएशन बेस में पूछ लिए जाएंगे या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स में पूछ लिए जाएंगे या फिर फैक्चुअल में पूछ लिए जाएंगे। ये प्याजे महोदय को सीटेट से बहुत प्यार है और ये पूछे ही जाते हैं, ये तो आपको याद रखना है। तो आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अनुसार प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताओ। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? क्या सही हो जाएगा? यानी कि औपचारिक, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्थाएं हो जाएंगी। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवेदी प्रेरक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखना मुख्यतः क्या है? और वाइगोस्की महोदय के अनुसार सीखना क्या हो सकता है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया या एक आंतरिक प्रक्रिया? आपको पता है कि वाइगोस्की महोदय सामाजिकता की बात करते हैं। ये सामाजिक व्यक्ति है, इनके हिसाब से बच्चे का सामाजिक विकास जरूरी है। मतलब आप समझो कि जब भी आप वाइगोस्की महोदय से क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको समाज को, सोसाइटी को सेंटर में रखना है। तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं? व्यक्तिगत प्रक्रियाएं तो नहीं होंगी ना, सीखना कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता। और जैविक प्रक्रिया कैसे हो सकती है? सीखना कोई जैविक थोड़ी प्रक्रियाएं हैं, ये सामाजिक प्रक्रिया है। हम इस सोसाइटी से सीखते हैं, इस समाज में सीखते हैं, इस समाज में गलतियां करते हैं, उसे सुधारते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि देखिए सबको। ओके, एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ये सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? यानी कि जेडपीडी का सिद्धांत कौन देता है? तो जेडपीडी कौन देगा? क्या प्याजे महोदय हैं, स्कीनर है, वाइगोस्की है, कोहलवर्ग है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइगोस्की महोदय इसका सही जवाब है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने में प्रेरणा का महत्व क्या है? अब मुझे बताओ कि सीखने में मोटिवेशन का क्या महत्व है, क्या वैल्यू रखता है मोटिवेशन? कोई महत्व नहीं रखता। यानी कि मोटिवेशन जो है वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे लाइफ में कोई महत्व नहीं रखता। नहीं, ये गलत है। केवल बाहरी प्रभाव है, नहीं। जब भी केवल लगे और वो नेगेटिव दिख रहा हो तो उसको कट करिए। सीखने को बढ़ाता है, केवल अंक देता है, नहीं। यहाँ पे फिर से केवल है। मोटिवेशन जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर इंटरनली हो सकता है या फिर एक्सटर्नली हो सकता है, केवल नहीं हो सकता ना। सिर्फ एक चीज की तो ये बात नहीं करता। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड सीखने को बढ़ाता है। हमें सीडीपी क्यों पढ़नी है? हम पेडागोजी क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्यों सीटेट पास करना है? क्योंकि हमें शिक्षक बनना है। कल को हम फाइनेंशियली खुद को संभाल पाए, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट कर पाए, हम अपने जरूरतों की चीजें खुद से कर पाए, हम अपने पैरों पर खुद से खड़ा हो पाए, हम एक अच्छा अध्यापक बन पाए, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन पाए, हम अपनी खुशियों को खुद से देख सके। तो ये क्या है? ये मेरा मोटिवेशन है, मुझे क्यों शिक्षक बनना है।
मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों सीटेट पास करना है, ये सबका अपना अपना चॉइसेस हैं, सबके अपने अपने मोटिवेशन है, बट स्टिल पॉइंट तो एक ही है ना कि मोटिवेशन यानी कि जो मेरे अंदर है कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे इस चैनल को आगे ले जाना है, तो ये क्या है, ये मेरा मोटिवेशन है और ये मुझे सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है सीखने के लिए, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आपको पता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं है ना कि अभी आप किसी बच्चे को देखो वो 2 से 4 साल का है, क्लियर, उसके बाद क्या वो बच्चा जब 4 से 10 साल का हो जाएगा तो क्या उस बच्चे का विकास रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? नहीं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसी भी समय रुकती नहीं है। विकास की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, आपका विकास लगातार होता रहेगा। हाँ, वो अलग बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप बढ़ोगे, एंड जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप धीरे धीरे बाल्यावस्था से आप पहले किशोरावस्था से बाल्यावस्था, फिर शैशवावस्था पर आओगे, युवावस्था पर आओगे, फिर वृद्धावस्था पर आओगे। तो ये क्या है, ये विकास के क्रम है, ये एक स्टेजेस है जो होते रहता है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या ये एक रूपता का है, स्थिरता का है, निष्क्रियता का है? नहीं, मैंने अभी अपने लाइन में ही कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये लगातार होने वाला प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है, इसका टीचिंग लर्निंग मेथड्स में, टीचिंग फील्ड्स में क्या क्या महत्व है, क्यों हमें ये जानना चाहिए, एज अ टीचर आपको ये क्यों जानना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है इंडिविजुअली डिफरेंसेस का मतलब। देखिए, हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन भी इंडिविजुअल जो बच्चे के अंदर उसके मेरिट्स है, उसके डिमेरिट्स है, उसकी भिन्नताएं हैं, उसका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, जो भी उसका बैकग्राउंड है वो सब सिमिलर नहीं है, उसका आईक्यू सिमिलर नहीं है, उसके सोचने की शक्ति सिमिलर नहीं है। तो सभी बच्चे समान कैसे हो सकते हैं? मैं कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी रेडी कर रही हूँ कि सारे बच्चे मेरे क्लास के एक समान होंगे। आप खुद सोचो ना कि आप कोई सामान थोड़ी ला रहे हो कि सारे समान लेंथ, ब्रेथ एंड उनका हाइट मेजर सब सेम होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो यूनिक है, हर बच्चा अपने अंदर एक यूनिकनेस के साथ होता है। उसके अंदर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में बहुत अच्छा होता है। किसी बच्चे का एसएसटी ह्यूमैनिटी बहुत अच्छा होता है। कोई बच्चे बहुत अच्छा हंस लेता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा बोलता है। कोई ऐसा बच्चा है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लाइक जैसे जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसमें बहुत अच्छा है। कोई बच्चा बहुत अच्छा एंकरिंग कर लेता है। तो क्या हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखी ना कि सारे बच्चे अपने अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी के साथ रहते हैं, एक अलग एनर्जी के साथ रहते हैं, तो हम उन्हें कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि देखो तुम तो ऐसे हो। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ यही होती है चीजें कि अगर 2 बच्चे हैं एंड दोनों ने एग्जाम दिया तो आप दोनों को कंपेयर कभी करो ही मत। दोनों का अलग अलग सेंस है, दोनों अलग अलग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दोनों हो सकता है कि ये जो अर्जुन है और ये क्या मैं नाम रखूं, कुछ भी रख लेते हैं, अवनीश है। अभी देखो ये दोनों के दोनों लड़के हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों सेम क्लास में, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बट स्टिल इन दोनों के मार्क्स में अंतर हो सकता है। इनकी बुद्धि लब्धि क्षमता अलग हो सकती है, इनके घर के बैकग्राउंड्स अलग हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत मैटर करती है हमारे क्लासरूम्स में। क्लियर। बच्चों में अंतर होता है बिल्कुल, केवल बुद्धि में अंतर होता है, केवल शारीरिक में अंतर होता है? नहीं, केवल बुद्धि में अंतर होता है, यानी कि सिर्फ बच्चे का बुद्धि में अंतर होता है, सिर्फ वो मतलब ज्यादा पढ़ने वाले और कम पढ़ने वाले होते हैं, बाकी उनका हाइट, उनकी लंबाई, उनका कलर, ये सब सेम होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से तो यही है। केवल शारीरिक अंतर होता है, मतलब केवल शारीरिक अंतर होता है, केवल वो मोटे पतले लंबे चौड़े में अलग अलग है, बाकी सबका आईक्यू सेम है। क्यों? हमने कोई रोबोट थोड़ी तैयार किया है कि सारे बच्चे का सेंस एक ही है, सारे बच्चे का आईक्यू सेम है। नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये गॉड गिफ्टेड है, एंड बीइंग अ टीचर हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है, एंड इसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉइंट्स को समझते हुए बच्चे को आगे इंकरेज करना है। अगर आपको लगता है कि आपने एक पोर्टफोलियो बनवाया, आप 10th क्लास में, जैसे अभी आप देखोगे कि एग्जाम्स के बाद एक पोर्टफोलियो बनता है जिसमें पता चलता है कि बच्चे ने 1 साल तक कितनी प्रिपरेशंस की है, उसके किस सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स वीक हो रहे हैं, क्या टॉपिक उसका वीक हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम शिक्षक हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसे, जैसे हम ये भी तो देखेंगे कि उसके कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग हो रहा है, उसके एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं, क्या वो खेलकूद में ज्यादा फोकस कर रहा है, क्या वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है, वो कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं आपके असेसमेंट करने के लिए। आपको समझना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चा आखिर कर क्या रहा है। धीरे 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 आप सिर्फ इग्नोर कर दोगे चीजों को, केवल उन्हें जज कर लोगे, तो फिर ऐसी चीजें नहीं चलती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए, अभी समावेशी शिक्षा आ गया। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है
क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ? केवल दिव्यांग बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। सभी बच्चों को साथ सिखाना है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, क्यों? बाकी बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अलग अलग कक्षाएं करना, क्यों भाई? हम क्यों अलग अलग कक्षाएं करें? क्यों अलग अलग कक्षाएं करें? हम एक ऐसा स्कूल क्यों ना बनाएं जिसमें अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है चलने में, तो हम ऐसे व्यवस्थाएं क्यों ना करें जहां पे बच्चा, जैसे यहाँ पे सीढ़ी, अगर ये क्लास की हमारी एंट्री हो गई, स्कूल की एंट्री हो गई, तो हम यहाँ पे जब सीढ़ियां बना रहे हैं तो यहाँ से व्हील चेयर भी आसानी से अंदर जा सके, ऐसा स्कूल क्यों ना बनाए? आप खुद सोचो कि सारे बच्चे एक ही तो हैं, हम क्यों उन बच्चों में डिफरेंशिएशन कर दे, आज से ही उनमें भेदभाव कर दे? क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे के साथ घर में भेदभाव होता है, फिर वही भेदभाव उसके साथ स्कूल में होता है, तो वो बच्चा अपने आप को इन सब से अलग समझ लेता है। एंड ये भेदभाव की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उसके विकास में अंतर डालती है, उसके सामाजिक विकास, उसके शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास, उसके बौद्धिक विकास, और वो धीरे धीरे आप देखोगे कि एक अलग तरीके से होता जाता है। वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी से कुछ कहेगा नहीं, और एक अलग तरीके से उसका बिहेवियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप टीचर हो या टीचर बनने वाले हैं और आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, तो आप उनसे बात करिए, उनको पैम्पर करिए, करें बेटा क्या हो गया, कोई बात नहीं, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। सारे लोग इक्वल तो नहीं हो सकते ना, तो आप गॉड गिफ्टेड हो, सारे बच्चे अपने में गॉड गिफ्टेड हैं, सबके अंदर एक अलग सी और अच्छी ब्लेसिंग्स है। क्लियर? तो केवल नहीं, यहाँ पे सभी बच्चों को साथ पढ़ाएंगे, एक सारे बच्चों को हम साथ में बैठा के पढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्कीनर का सिद्धांत क्या था? स्कीनर महोदय की बात करते हैं। स्कीनर महोदय क्या संज्ञानात्मक विकास की बातें करते हैं, या प्रचालन अनुबंधन की बातें करते हैं, या फिर सामाजिक अधिगम की बातें करते हैं, या नैतिक विकासों की बातें करते हैं? तो हमें पता है कि स्कीनर महोदय ये प्रचालन अनुबंधन की बातें करते हैं, तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम की बातें हमारे कौन करते हैं, अभी मैंने बताया, और संज्ञानात्मक तो प्याजे महोदय हैं। क्लियर? कोहल वर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? कोहल वर्ग महोदय का सिद्धांत क्या कह रहा है, आप देखिए इसको। क्या ये भाषा विकास से संबंधित है, या नैतिक मूल्यों से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, या फिर शारीरिक विकास से संबंधित है? कोहल वर्ग महोदय जो है वो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, यानी कि मोरल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करते हैं। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोरल वैल्यूज, बच्चे के अंदर मोरली डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। सीखना क्या है? सीखना एक अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, केवल ज्ञान का अर्जन है, केवल अनुभव है। केवल ज्ञान का अर्जन है, आप सीखने जाते हो, हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या ये केवल ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं? केवल अनुभव ले रहे हैं, हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। एंड क्या ये हमारा स्थायी परिवर्तन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो सीखना क्या है? सीखना स्थायी परिवर्तन है, एक स्थायी व्यवहार में परिवर्तन आना ही लर्निंग है। लर्निंग का मतलब ही यही होता है कि आपके व्यवहार में चेंजेस आए। आपके पढ़ने का, आपके बड़े होने का, आपके शिक्षित होने का मतलब यही है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, स्थायी परिवर्तन आए। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुद्धि का मापन किससे होता है? बुद्धि का मापन किससे होगा? क्या IQ से होगा, AQ से होगा, MC से होगा? तो बुद्धि का मापन यहाँ पे किससे हो रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धि का मापन जो है वो IQ से होता है। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार है? इसमें से कौन सा अधिगम का टाइप है? अनुकरण से सीखना बिल्कुल है, प्रेरणा से सीखना बिल्कुल है, बुद्धि से सीखना ओके, भावनाओं से सीखना यहाँ पे है अनुकरण से सीखना। बच्चा जब अनुकरण से सीखता है तो उसे हम अधिगम का प्रकार कहते हैं, यानी कि लर्निंग के पार्ट कहते हैं। थॉर्नडाइक के नियम क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक महोदय जो हैं वो प्रभाव का नियम बताते हैं, अभ्यास का नियम बताते हैं, तत्परता का नियम बताते हैं, या फिर इन सारे के सारे नियम को बता के चले जाते हैं? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम इसे बताया है, तो थॉर्नडाइक इसका आंसर हो जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? अब ये तो बहुत ही इजी है, अगर आप डेली क्लासेस को फॉलो करते हो तो इन सब कॉन्सेप्ट्स में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम, टीचर, स्कूल, बुक्स, मेथड सब बच्चे के सेंटर में होंगे, यानी कि बच्चा सेंटर में रहेगा। आप बच्चे का प्रॉफिट सोचोगे हमेशा, एनी हाउ। क्लियर? इस चीज को समझ के क्वेश्चन टिक करिए। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, क्यों भाई? शिक्षक केंद्रित क्यों होना चाहिए? बच्चा केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम केंद्रित क्यों? हम पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं। परीक्षा केंद्रित क्यों होना चाहिए? बच्चे को पढ़ाना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है ना कि बच्चा हमारा जीते, बच्चा हमारा आगे बढ़े, बच्चे को पता चलना चाहिए। अब हम स्कूल बहुत अच्छा बनवा लें, उसमें पढ़ाई ही ना हो, हम टीचर्स बहुत अच्छे लेकर आ जाए, बहुत बहुत वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, वो क्लास ही ना लो,
क्लास ही ना ले, बच्चे क्लास ही ना करने हैं, एंड हमने जो सिलेबस ऐसा बना रखा है कि बच्चे को कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा है, क्या फायदा है इसका। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है ताकि उसे समझ आए, वो सेंटर में है। हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है ना कि उसको फायदा होना चाहिए, हम जो पढ़ाएं उसे समझ तो आए एटलीस्ट। मैंने 2 घंटे भाषण दे दिया, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का। ये पॉइंट्स हैं। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाता है, आप इसे भी बिल्कुल मिस मत करिए। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, दोनों समान है? नहीं। जब दोनों समान है तो फिर दोनों को देने का मतलब क्या होता है। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक का मतलब होता है कि आप लंबाई को मेजर कर सकते हो कि किसी बच्चे की हाइट कितनी है। सपोज करिए ये एक लड़का एक लड़की होंगे, चलिए हम कोई जेंडर वाइस नहीं करते, यहाँ पे जेंडर वाइस नहीं है, तो यहाँ पे एक हम इसको बॉय मान लिए, इसको गर्ल मान लिए, क्लियर। अब हम इन दोनों का हाइट मेजर कर सकते हैं ना कि इन दोनों की हाइट कितनी बड़ी है, तो उसको हम नाप सकते हैं। कोई 5 फुट 2 इंच का है, कोई 5 फुट 1 इंच का है, ये तो हम माप सकते हैं। कोई बहुत छोटा है, अब आप बताइए, हम उसके वेट को माप सकते हैं, पर हम उसके विकास को कैसे मापेंगे। आप बताओ कि दोनों की बुद्धि लब्धि को हम कैसे मापेंगे। आपने जब एग्जाम लिया तो उसे भी तो एक मार्क्स बेस पर डिफाइन किया ना, तो ये भी तो मात्रा हो गई, ये भी तो वृद्धि हो गई, यानी कि आपने उसे डिजिट्स में बता दिए। तो विकास को नहीं मापा जा सकता, हम कैसे मापेंगे कि वो कितना सुंदर है, ये विकास है उसका। उसने इतनी पढ़ाई की तो आप उसको कैसे नंबर में बताओगे। इसलिए मात्रा वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, हम उसे मात्राओं के थ्रू, हम उसे डिजिट्स में बता सकते हैं कि उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, वो दौड़ लिया इतना, वो खाता इतना है, पहनता इतना है, ये चीजें हैं। एंड विकास, उसके गुणों का विकास, वो बहुत तेज है, वो बहुत अच्छा बोल लेती है, ये क्या है, ये उसके गुण हैं और उसे हम डिजिट्स में नहीं बता सकते हैं। क्लियर, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, भाषा विकास किससे ज्यादा प्रभावित होगा। भाषा का यानी कि बच्चा जब बोल चाल रहा है तो सबसे ज्यादा विकास उसका किससे होगा, आनुवांशिकता से, वातावरण से, केवल स्कूल से या केवल परिवार से, वातावरण से। भाषा का जो विकास है बच्चे के वातावरण से होता है। आप देखोगे कि कोई बच्चा अगर अच्छा है और आप उसे 2 बच्चे हैं, आप सपोज कर लो, किसी एक बच्चे को आप ऐसे सराउंडिंग में डाल देते हो जहाँ पे सभी लोग डिसिप्लिन से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वेल एजुकेटेड है, उन्हें सारी चीजें वेल मेंटेन रखी गई हैं, एंड एक ऐसे जगह पे बच्चे को डाल दो जहाँ पे बच्चे के साथ अभद्रता से बात करते हैं, लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। आप कुछ सालों के बाद उन दोनों बच्चों के लैंग्वेज में, बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखोगे, तो उनके सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा या आपने देखा होगा तो देखोगे आप कि जो छोटे एज के बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स की नकल करना शुरू करते हैं या किसी की नकल करना फट से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके सामने जैसा हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही चीजें बहुत बड़ा इफेक्ट करता है हमारे बच्चों के ऊपर। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, रटने से, समझने से, याद करने से और लिखने से। आप मुझे बताओ, क्या रट लोगे तो अधिगम का बहुत अच्छा प्रभाव हो जाएगा? कभी नहीं होगा। याद करके तो वही है, लिखने से नहीं भाई, हम समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बालक की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं और आप चाहते हो कि आपकी क्लास में बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़े, उसे रुचि आए, जब आपके 48 to 45 मिनट की क्लासेस लग रही है तो आपके साथ बच्चा इंटरेक्ट करे। स्पेशली क्या होता है ना कि जो एसएसटी की क्लासेस होती है वो मैक्सिमम लंच के बाद लगती है, एंड हमारे साथ सबसे बड़ी चीजें ये हो जाती है कि आप लंच के बाद बच्चे अलग ही मूड में होते हैं, उन्होंने लंच कर लिया, दोपहर का टाइम है, वो अलग ही मूड में है। तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, या हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम बच्चे को इंगेज कैसे करें, हम उसके साथ कैरिकुलम करके पढ़ाएं या उसे अच्छे से मेथड्स के साथ पढ़ाएं, उसे किस तरह से इंटरेक्ट करें ताकि वो बच्चा अच्छे से इंगेज हो क्लास में और उसे सीखे, उसे समझे। क्लियर। बाल विकास की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित, दंड कभी नहीं देंगे हम बच्चों को, बिल्कुल प्रोत्साहित करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे। भाई अनदेखा क्यों करेंगे और दबाव क्यों बनाएंगे, वो छोटे बच्चे हैं। अगर 19th के भी बच्चे हैं तो वो छोटे ही तो हैं, आपके लिए वो छोटे हैं, तो आप उन पर दबाव नहीं बनाओगे, किसी तरह से उनको पनिशमेंट नहीं करोगे। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। अब मुझे ये बताइए कि अनुकरण का सिद्धांत कौन देता है, बंडुरा, पियाजे, स्किनर या थॉर्नडाइक। ये है हमारे बंडुरा महोदय, यही है जो अनुकरण का सिद्धांत देते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल याद रखेंगे। ट्रायल एवं एरर का संबंध किससे है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कौन देता है भाई, ट्रायल एरर के सिद्धांत
को कौन फॉलो करता है? तो ये कोई और नहीं, ये हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। एंड यही है जो ट्रायल एंड एरर के कॉन्सेप्ट्स को देते हैं। सीखने में बाधा क्या है? सीखने में क्या बाधा होगा? प्रेरणा, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसे बाधा हो सकता है? तो ये तो नहीं है, ये तो राइट आंसर है। रुचि क्या है? रुचि भी नहीं है भाई। ध्यान, ध्यान से आप पढ़ोगे तो ज्यादा सीखोगे। यानी कि तनाव, तनाव ही है, और यहाँ पे नहीं ही पूछ रहे हैं, मतलब इसमें बाधा क्या है पूछ रहा है, तो हमारा सी हो जाएगा। यानी कि जो तनाव है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन का अर्थ क्या है? समायोजन का क्या अर्थ होता है? संतुलन बनाना, संघर्ष बनाना, अलगाव करना या अवरोध करना। संतुलन का, समायोजन का मतलब होता है संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना किसी चीज में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, रचनावादी दृष्टिकोण में क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? जहाँ पे शिक्षक सक्रिय है। अच्छा, सिर्फ शिक्षक सक्रिय रहेगा तो वो क्रिएटिव लर्निंग हो जाएगी? नहीं होगी। क्लियर? जहाँ पे छात्र निष्क्रिय है, अब बच्चा ही निष्क्रिय है तो पूरा क्लास आप सब सक्रिय करके देख लीजिए, कुछ नहीं काम चलेगा। यहाँ पे होगा छात्र सक्रिय होना चाहिए, यानी कि बच्चा एक्टिव हो। हम जिसे पढ़ा रहे हैं, हम जिसे समझा रहे हैं, वो अगर एक्टिव ना हो तो फिर हमारे लर्निंग का क्या फायदा होता है? इसलिए यहाँ पे छात्र को एक्टिव रखेंगे हम, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करना है? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक क्या लिखा है यहाँ पे? एक रास्ता रखें। ओके, विविधता रखें। चुप रखें, अनदेखा करें। नहीं भाई, हम विविधताओं के साथ पढ़ाएंगे। हम बच्चों में ध्यान आकर्षित करने के लिए विविधताओं पर ध्यान देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लास में आपके बच्चे जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें से सारे बच्चे सिमिलर नहीं है। किसी की बुद्धि लब्धि ज्यादा है, किसी की कम है, किसी का सामाजिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी का कुछ और है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। हम कभी उनके साथ किसी भी चीजों को लेके क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना ही हम उन्हें कभी लेबलिंग करेंगे। ये चीजें जो है वो आपके टीचिंग मेथड्स पर नेगेटिव असर डालती है, एंड ये चीजें आपको नहीं करनी है। अनदेखा नहीं करना है कभी किसी बच्चे को। और कभी भी बच्चों के साथ जो आप पढ़ा रहे हो, बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातों को ईगो पे भी नहीं लेना होता है। आप शिक्षक हैं, आप उनसे बड़ी हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। आप समझो ना कि उस एज में बच्चे का मेंटल कंडीशन क्या है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो 9th 10th 11th के बच्चे होते हैं ना, वो लगे एग्रेसिवनेस के साथ रहते हैं, और आपको पता है कि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहा है। बीइंग अ टीचर हमने तो पढ़ाई कर रखी है ना कि किस एज में बच्चा किस कंडीशन, यानी कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर्स में क्या अंतर आएगा। तो हमें इस पॉइंट्स को देखना पड़ता है। सीखने का तत्परता का सिद्धांत, यानी कि सीखने में तत्परता, सीखने की तत्परता जो है वो किसने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक महोदय हैं। वो कहते हैं कि लर्निंग जो है वो तत्परता के साथ हो, यानी कि एक्टिवनेस के साथ होना ज्यादा जरूरी है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आप समझो कि आप एक क्लास टीचर हो एंड आपको क्लास में अनुशासन बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप सीधा एक स्टिक उठाइए और उनको पीट दीजिए, सारे बच्चे शांत हो जाएंगे? नहीं, आप उनके सामने भय दिखाइए, उनको इतना तेज डांटिए कि आपकी क्लास क्या आगे वाला क्लास भी शांत हो जाए। बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम ऐसा। सहभागिता, हाँ ये सही है। चिल्लाएंगे नहीं भाई, हम क्यों चिल्लाएंगे? इसका राइट आंसर क्या है? सी, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चिल्लाएंगे नहीं, हम सहभागिता यानी कि बच्चों के अंदर सहयोग की भावनाएं बढ़ाएंगे। उनके साथ अगर सपोज करिए ना क्लास में अगर बच्चों का नहीं मन है पढ़ने का, तो हम ऐसा नहीं है ना कि हमें नहीं पता, हमें बहुत सारे मेथड्स पता है कि उनको उस टॉपिक को कैसे समझाना है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हम पेन पकड़ लिए, पेपर पकड़ लिए, डेस्क बोर्ड पकड़ लिए तभी उनको समझा सकते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ गेम क्रिएट कर देते हैं, कुछ और चीजें क्रिएट कर देते हैं, कुछ ऐसा क्लासरूम में इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे कि आपका टॉपिक भी प्रूव हो जाए। एंड उन्होंने बुक कॉपी उठाया भी नहीं, तो उन्हें लगेगा कि अरे यार मैम ने तो आज क्लास लिया ही नहीं, मैंने तो आज पढ़ा ही नहीं। एंड आप उनके टीचर हो तो आपको तो पता है कि आपको जो उन्हें समझाना था, जो टॉपिक समझाना था, वो समझ भी गए। तो ये भी तो चीजें हो सकती हैं। आईक्यू का औसत स्तर क्या होता है? तो ये होता है 100, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? स्कैफोल्डिंग हमेशा आपसे पूछा जाता है, एंड हमेशा मैं इसे अपने जो पीपीटी बनाती हूँ उसमें शामिल भी करती हूँ ताकि आप इसको भूलो ना। पियाजे, वाइगोस्की, स्कीनर या थॉर्नडाइक? तो इसका राइट आंसर है हमारे बी, वाइगोस्की महोदय। बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही बी। अगला है बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अब आप बताओ मुझे, आप शिक्षक हो, आप बच्चे के विकास के किसी एक पहलू को बता सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास हो गया है इसका मतलब बच्चा विकसित है? नहीं। क्या बच्चे का मानसिक विकास हो गया है इसका मतलब बालक विकसित हो गया है? नहीं। बच्चे का सामाजिक विकास हो गया है? तो नहीं भाई, ये तीनों के तीनों हमें जरूरी है बच्चे के अंदर।
यानी कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास जरूरी है बाल विकास के अंदर। हम इन तीनों को प्रायोरिटी देंगे एंड इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। यानी कि बाल विकास के लिए जितना जरूरी बच्चे का शारीरिक फिट होना है, उतना ही उसके मानसिक विकास का होना और उतना ही जरूरी उसके सामाजिक विकास का होना है। बच्चे का शारीरिक विकास सही ना हो, मानसिक विकास सही ना हो, उसका सामाजिक बैकग्राउंड सही ना हो, तो बच्चे पे गंदा असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं यही बच्चे कल को जब समाज में जाते हैं, समाज बनाते हैं, क्योंकि आपसे समाज है और समाज से हम भी तो हैं। हम और आप मिलके ही तो इस सोसाइटी, समाज का निर्माण करते हैं। तो आप समझो कि अगर लोग पहले से ही क्रिटिसाइज हो, पहले से ही किसी चीज को लेकर भेदभाव की भावनाएं चलती आए, तो फिर वही लोग वही चीजें सोसाइटी क्रिएट करेंगी, तो फिर तो समस्या वही की वही रह गई ना। इसलिए हमें इन तीनों चीजों पर फोकस करते हुए अपने टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे थे आज के 30 क्वेश्चंस। आप बताओ कि आपके 30 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, 30 में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप क्लासेस को देखिए तो प्लीज अपने पास एक पेन एंड पेपर रखिए, डेट लिख लीजिए ऊपर एंड उसके नीचे उसको सॉल्व करिए। देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, एक्सप्लेनेशन में कहाँ चीजें समझ आती हैं, नहीं आती हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें और बेटर हो सकती हैं या किसी चीज पर मुझे भी और काम करना चाहिए, मुझे और किस टाइप के क्वेश्चंस लाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको पीवाईक्यू करा रही हूँ, मैं आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी करा रही हूँ एंड जो और भी चीजें हैं वो सारे के सारे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कराऊं। बट अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी कंडीशन में हमें इस बार सीटेट क्लियर कर लेना है एंड आगे के अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि सीटेट आपका वन टाइम एग्जाम है। एक बार इसे क्लियर कर लीजिए एंड ये लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद मन लगा के अपने गवर्नमेंट एंड जो भी आपको टीचर बनना है, क्योंकि हम सबका सपना होता है कुछ ना कुछ, तो अगर आपको DSSS भी भरनी है, KVS भरना है, NVS भरना है, जो भी भरना है, नवोदय विद्यालय भरना है, या आपको प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग करनी है, तो वो भी सीटेट कंपल्सरी है, सीटेट करना ही होगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है और होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।